में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। दोस्तों आइए देखिए दोनों दोस्तों के साथ क्या होता है। ये इन लोग के किसको सज़ा मिलता है, किसको सज़ा नहीं। दोस्तों पूरा फुल वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस दोस्त के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो जज ही तय। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूं। क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी और इस बात को सुन के कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं न कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक बेड पे सो जाओ। उसकी पत्नी वहाँ से घर से निकलती है और वो भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है और कहीं न कहीं वो जरूर इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, तभी कानून भी उसको दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। कहीं न कहीं इस बात को सोच के पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुँचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ एक दूसरे से ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कहीं न कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से उन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको साफ साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं न कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देख के पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध? आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये कृत्य किया? और अगर कृत्य किया भी, तुमने किसी से प्रेम अगर किया भी, तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़े ही सरसरी निगाहों से ये पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुबोध अवाक रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलना प्रारंभ करता है। चूंकि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस कृत्य के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूं ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। ये भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पे कहीं न कहीं किसी को सजा सुनाती है। इस बात से कहीं न कहीं जितना भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वो हमारे अगेंस्ट मिला है, इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात था, आखिर क्या बात है, तुम वो बात बताओ, उसकी पत्नी ये पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जो भी बातचीत चल रहा होता है, ये बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुबोध बोलना प्रारंभ करता है। हमारी कंपनी में, जहाँ की हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है और वंदना से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना कि वो हमारा टिफिन खा लेती है और हम उसका टिफिन खा लेते हैं और कहीं न कहीं यही एक दोस्ती थी हम लोगों के बीच और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। एक कहिए तो अटैचमेंट था जो कि सुबोध अपनी पत्नी को खाता है। पत्नी पूछती है फिर इसके बाद क्या हुआ, तो वो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पे जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। तो कहीं न कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम पे पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया नहीं किया
इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेके आता हूँ तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पे पड़ा हुआ रहता है और वहाँ से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। क्योंकि मौके वारदात पे वंदना का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेके कहीं न कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून ये सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कह के वो फपक फपक के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं उनकी इस बात को सुन के वो लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उनके कानों तक जो आवाज़ जा रही होती है, उन बातों को सुनने के बाद कहीं न कहीं जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वो कहीं न कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून अंधा होता है और कहीं न कहीं ये अंधा कानून ही है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पे मिली उस बेस पे हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं न कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और ये बोल के सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेल के जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, सब लोग रो रहे होते हैं इस घटना को देख के। जाते समय पत्नी पति को देखता है और पति अपने पत्नी को, मतलब सुबोध अपने पत्नी को देखता है और उनकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहाँ पे पहुँच जाती है और न सिर्फ पहुँचती है बल्कि उसके पैरों पे गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट में और आपके पास रह जाऊँ। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है वो उसके साथ। इसके बाद फिर से वो जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा ये आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है। लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा कहीं न कहीं कानों कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पे भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं न कहीं कानून और संविधान कहीं न कहीं फिर आज एक निर्दोष को फंसा देगी। परसों हो के सुबोध को फांसी हो जाएगा। तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा ही नहीं है जब हमारे आंख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं जेलर साहब। उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहाँ पे प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वो उस वॉइस रिकॉर्डर को कहीं न कहीं वहाँ पे चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून ये क्या करने जा रही थी। और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहाँ पे होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं न कहीं अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं न कहीं पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पे और भारत के कानून पे फिर से दोबारा से वो भरोसा कर बैठती है। क्योंकि सच्चाई कुछ और था और सच्चाई ये था कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब चूंकि परसों फांसी होनी होती है सुबोध को, इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाके प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय से प्रमोद को फांसी की सजा सुना दी जाती है।
कहीं न कहीं कानून और संविधान पे भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है? और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या ये आम आदमी के लिए सही है या नहीं है? इस पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय